देखो बच्चों, एक क्लास 9th 10th के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और 9th के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं और जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो पड़ चुकी है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, अगर नहीं तो आप इसी को समझो, सही से समझ पाओगे। फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज। फ्रेम मतलब होता है सजाना, करेक्ट मतलब सही और सेंटेंसेज मतलब वाक्यों को सही से सजाना है। सजाने का मतलब मैं अभी समझाऊंगा। बाय रीऑर्डरिंग मतलब होता है पुनर्क्रम से करके। द वर्ड्स शब्दों को इन द फॉलोइंग। देखो यहाँ कॉलन का चिन्ह लगा है। कॉलन का चिन्ह का मतलब है कि अभी बाकी है जो भी क्वेश्चन करना है। और रीअरेंज या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो ऐसे लिखा रहेगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर। रीअरेंज का मतलब है, रीअरेंज मतलब होता है पुनर्व्यवस्थित करना। द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, वर्ड मतलब शब्द, और क्लस्टर्स मतलब होता है समूह। देखो क्लस्टर जो शब्दों का समूह होता है उसे क्लस्टर बोला जाता है। तो जो शब्द समूह है इसको सही से करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, ऐसे। यहाँ देखो 1 2 3 4 वर्ड्स है। चारों वर्ड्स में अगर देखा जाए तो ये क्रम में नहीं है। यहाँ फुल स्टॉप है ना, तो फुल स्टॉप का मतलब है कि ये सब जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रहता है हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब हो भी सकता, नहीं हो सकता। मेन वर्ब अगर नहीं रहेगा तो समझो हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा, लेकिन दोनों भाइयों में से कोई ना कोई तो रहेगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब, ठीक है। और उसके बाद रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा अदर्स। अदर्स का मतलब है कम्प्लीमेंट हो सकता है, कोई भी कम्प्लीमेंट्स, ठीक है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। अब हमको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब है कि जैसे ही सी इट आई वी यू दे, है ना, दिस दैट दीज दोज ऑल एवरीवन एवरीबॉडी एवरीथिंग, ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन अलग से आप जानिए। अगर आप ये करने जा रहे हैं तो इसके पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आना चाहिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि उसके पहले भी आपको टेंस और मॉडल वर्ब का प्रयोग आना चाहिए। अगर टेंस आपको नहीं आ रहा है और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं और मॉडल वर्ब नहीं पढ़े तो ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। वैसे मैं समझा रहा हूँ, आप समझो। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो कार्य को कर सकता है। अब देखो कार्य करने के लिए तो राहुल भी कर सकता है, सॉरी स्कूल भी कर सकता है, क्लोज तो कर नहीं सकता। ये देखो क्लोज, इसको जान लो, अभी जान लो कि जब कोई वर्ब अपने फॉर्म में रहे तो समझ लेना वही मेन वर्ब होगा। देखो क्लोज होता है असली में और ये क्लोज्ड है, तो इसका मतलब मेन वर्ब आपको मिल गया है, ठीक ना, मेन वर्ब मिल गया है। राहुल मतलब सब्जेक्ट, ये काम करेगा सब्जेक्ट का, हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो लेकिन सब्जेक्ट का काम ये कर सकता है, स्कूल तो कर नहीं पाएगा। और स्टरडे, इसको भी ध्यान दो, स्टरडे, टुडे, टुनाइट, है ना, टुमारो, द डे बिफोर स्टरडे, ये सब जितने भी टाइम होते हैं यानी कि कल, परसों, आज, ये सब सबसे बाद में लगते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसको चिंता छोड़ दो, इसको सबसे बाद में लिखना है। सब्जेक्ट आप मिल गया राहुल, तो हम लिखेंगे राहुल्स। आपको लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में तो ये दिया रहेगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी 4 ऑप्शन में से आपको छांटना रहेगा। तो राहुल्स, अब स्कूल हम लिख देंगे यहाँ पर। क्यों, देखो यहाँ जो एपोस्ट्रोफियस लगा है ना यहाँ पर, इसका मतलब हो गया राहुल का। तो राहुल का भाई तो यहाँ है नहीं, राहुल के पिता तो हैं नहीं, तो राहुल का स्कूल ही तो हो सकता है, तो हो जाएगा राहुल्स स्कूल, ठीक है। अब ये हो गया सब्जेक्ट यानी कि राहुल का स्कूल। अब क्लोज्ड यानी कि बंद हो गया, क्लोज्ड बंद हो गया। अब बचा क्या, स्टरडे बचा, तो स्टरडे लिख दो, आपका सही हो गया स्टरडे, है ना। तो ये है करेक्ट फ्रेम सेंटेंस। करेक्ट फ्रेम सेंटेंस बोल सकते हो इसको, या तो रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, इसको थोड़ा सा समझो आप। सारी
सारीज है, इन ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं देलही, देलही, और आर, और यहाँ पर कर देंगे प्रिंटेड, प्रिंटेड। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको कि यहाँ जो हमने लिखा है ना, यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है, यानी कि ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि इसको हम इसी क्रम में लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो सब्जेक्ट इसमें ढूंढना है। सब्जेक्ट देखो सारी भी हो सकता है, देलही भी हो सकता है, क्योंकि सारी नाउन है और देलही नाउन है। तो अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, सारी है प्लूरल है तो आर लगा हुआ है, देलही सिंगुलर है तो इसके हिसाब से तो इज आया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि नाउन के रूप में सारी और देलही है, तो सारी जो है यही सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ देखो आर लगा हुआ है। आर आखिर प्लूरल के साथ लगेगा ना, प्लूरल सब्जेक्ट आपका सारी मिल रहा है। तो इसका मतलब जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सारी। ठीक है, अब यहाँ यस लगा है सारीज, इसका मतलब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आने वाला है वो प्लूरल आने वाला है, तो प्लूरल का मतलब हेल्पिंग वर्ब यही है। ठीक है, अब यहाँ मेन वर्ब ढूंढो। सारी तो मेन वर्ब है नहीं, इन भी नहीं है, देलही तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आर हेल्पिंग वर्ब, तो बचा क्या, प्रिंटेड। तो ये हो गया प्रिंटेड। अब यहाँ आप कहोगे कि ये कौन सा नियम है, इज एम आर के साथ तो इंग फॉर्म लगता है। तो अगर आप पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है ना। तो सारीज आर प्रिंटेड। अब बचा क्या, इन और देलही, इन देलही। तो हो गया आपका करेक्ट। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है उसमें हमको ध्यान कैसे देना है, इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा। एक प्रैक्टिस से नहीं होगा, आपको कई प्रैक्टिस करने होंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सी और इसके बाद है मी प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड टू हेल्प। ठीक है, अब ये ऐसे दिया रहेगा आपके बोर्ड में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हमको कौन सा नियम फॉलो करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स का। तो सब्जेक्ट के रूप में देखो, सी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है ना, और प्रॉमिस्ड हेल्प करना, सहायता करना, सॉरी वादा करना, तो प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया, टू प्रीपोजिशन और हेल्प भी सहायता करना है। तो ये सहायता करना और प्रॉमिस्ड, देखो दोनों में देखो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में कौन आता है, जो फॉर्म में होता है। आपको बताया गया है, अगर आप थोड़ी सी सावधानी पर ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो टेंस किसे कहा जाता है, जिसमें वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो जो वर्ब का फॉर्म होता है ना वो सब्जेक्ट के बाद होता है। तो सब्जेक्ट क्या मिला हमको, सी और मी में से एक मिल सकता है। ये तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, सब्जेक्ट हो नहीं सकता। हाँ इन्फिनिटिव हो सकता है, इन्फिनिटिव वर्ब तो बाद में आपको बताया जाएगा। अब मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट में लगता है यहाँ, और जो सी है ये सब्जेक्ट में लगता है। तो इसका उत्तर पाने के लिए हमको सबसे पहले सी लिखना पड़ेगा। अब सी के बाद आप देखो कहीं हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वर्ब को ही ले लो, प्रॉमिस्ड जो फॉर्म में है, प्रॉमिस्ड। ठीक है, प्रॉमिस्ड। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लो कौन कौन से होते हैं, जैसे हिम, हर, देम, मी, अस। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और इनके अलावा जो भी लिविंग थिंग रहेगा, लिविंग थिंग मतलब लिविंग थिंग मतलब सजीव, जो सजीव रहेंगे जिसमें प्राण रहेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद लगाए जाते हैं विदाउट प्रीपोजिशन के, बिना प्रीपोजिशन के, तो हो जाएगा मी। तो सी प्रॉमिस्ड मी, और बचा क्या, हेल्प, तो उसके पहले लगेगा टू, क्योंकि इसको इन्फिनिटिव बना देंगे तो टू हेल्प हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है
अगर वीडियो समझ में आ रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।